वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में देखेंगे एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो आइए इसको देखते हैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो एक एक करके इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को देखते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि इन दोनों शेड्यूलिंग के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाएंगे, जो ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। तो वापस से विल ड्रॉ दिस डायग्राम टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो दिस इज द प्रोसेस स्टेट डायग्राम फॉर अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है कि अगर किसी प्रोसेस के पास सीपीयू असाइंड है तो हम उस प्रोसेस से वो सीपीयू वापस नहीं छीन सकते। मीन्स वो प्रोसेस खुद ही वो सीपीयू को छोड़ेगा या खुद ही टर्मिनेट होगा, तभी हम उससे उस सीपीयू को किसी और को एलोकेट कर सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, वंस सीपीयू इज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस देन इट विल लीव इटसेल्फ। वो प्रोसेस खुद ही सीपीयू को छोड़ेगा, तभी हम सीपीयू किसी और प्रोसेस को दे सकते हैं। हम खुद से नहीं डिसाइड करेंगे और खुद से उससे सीपीयू नहीं छीनेंगे। तो अगर आप इसमें देखें, हमारी एक एज है फ्रॉम द रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, बट रनिंग से रेडी पे मैंने कोई स्टेट नहीं बनाई है। रनिंग से रेडी में जो स्टेट बनती है दैट इज ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर का डायग्राम बना रहे हैं, आपकी एज रेडी से रनिंग पे जाएगी बट रनिंग से रेडी पे नहीं जाएगी, क्योंकि उस प्रोसेस से हम सीपीयू नहीं छीन सकते या नहीं स्नैच कर सकते। तो अगर यहाँ पे इस केस में शेड्यूलिंग की बात करें तो शेड्यूलिंग के डिसीजंस रहेंगे। तो सीपीयू शेड्यूलर जब डिसीजन लेगा तो ट्रांजिशंस क्या क्या हो सकते हैं। व्हेन अ प्रोसेस moves when a process is moving from the running state to terminated state, or a process is moving from the running state to wait state। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं। नाउ सपोज रेडी स्टेट में आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, उनमें से एक प्रोसेस है P3 प्रोसेस, जिसको हमने सीपीयू एलोकेट किया है। तो P3 किस में चला गया, रनिंग स्टेट में। अब P3 से हम सीपीयू छीन नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात है P3 ही खुद सीपीयू छोड़ेगा। तो P3 कैसे छोड़ सकता है, या तो वो उसका काम खत्म हो गया और वो चला गया टर्मिनेट स्टेट पे। तो एक स्टेट ट्रांजिशन क्या होगी, रनिंग टू टर्मिनेट। तो अगर P3 प्रोसेस जो है टर्मिनेट स्टेट में चला गया, मीन्स खाली सीपीयू जो है आइडल हो गया, तो ऑब्वियसली बात है सीपीयू शेड्यूलर को हम वापस से कॉल करेंगे और सीपीयू शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि अब P1, P2 या P4 में से कौन सा प्रोसेस जो है एलोकेट होएगा टू दी सीपीयू। तो पहला डिसीजन कब लेगा, जब कोई प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू टर्मिनेट जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि P3 को किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत है एंड इट गोज टू दी वेट स्टेट। तो अगर वो वेट स्टेट में चला गया, वापस से सीपीयू आइडल हो गया, और क्योंकि सीपीयू आइडल हो गया, सीपीयू शेड्यूलर को हम वापस से कॉल करेंगे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम वापस से कॉल करेंगे और वो डिसीजन लेगा कि अब P1, P2 और P4 में से कौन सा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा ऑन दी सीपीयू। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस को आपने सीपीयू दे दिया तो आप उससे वापस सीपीयू नहीं ले सकते। तो कुछ एल्गोरिथम्स है जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को फॉलो करती है, जैसे उसमें से एक एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को फॉलो करती है। दैट मीन्स इस एल्गोरिथम में अगर आपने किसी प्रोसेस को सीपीयू दे दिया, उसके बाद आप उस प्रोसेस से सीपीयू नहीं ले सकते। जैसे हम एल्गोरिथम्स देखेंगे, हम देखेंगे कौन सी नॉन प्रीएम्प्टिव है या कौन सी आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का सिंपल मतलब क्लियर है। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी प्रोसेस को सीपीयू दिया है तो आप उस प्रोसेस से वो सीपीयू ले सकते हो।
आपका मतलब है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोसेस को सीपीयू देगा, और देने के बाद वो उससे वापस भी ले सकता है। और वो वापस किस केस में लेगा, क्योंकि हो सकता है कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए या उसका अपना टाइम स्लाइस जो है वो एक्सपायर कर जाए, तो उन दो केसेस में वो उससे सीपीयू ले लेगा। तो इसको और बेटर समझने के लिए सबसे पहले बनाएंगे इसका प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो आपकी एज है दैट इज गोइंग फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। ये एज आपको बता रही है कि ये स्केड्यूलिंग कौन सी है, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। क्यों रनिंग में है, वो प्रोसेस जिसके पास सीपीयू है। अगर जिसके पास सीपीयू है हम उससे छीन सकते हैं, वो किस स्टेट में चला जाएगा, वेट स्टेट में। और वेट स्टेट में वो कहाँ पे जाता है, इन दी रेडी स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग में है तो रनिंग से हम उसको कहाँ पे डाल सकते हैं, रेडी स्टेट में। और ये बता रहा है कि आपकी स्केड्यूलिंग क्या होगी, प्रीएम्प्टिव, क्योंकि जिसके पास सीपीयू था आपने उससे सीपीयू छीन लिया, उसका काम खत्म नहीं हुआ था, वो टर्मिनेट नहीं हुआ था, बट आपने उससे सीपीयू छीन लिया। और क्योंकि उससे सीपीयू छीन लिया तो वो वापस किस स्टेट में चला जाएगा, टू दी रेडी स्टेट। तो यही एज जो है दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। तो पहले प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की डेफिनेशन देखते हैं। अगर प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की बात करें तो प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में क्या होगा, जो आपका शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है इट कैन टेक द सीपीयू फॉर एनी प्रोसेस दैट इज रनिंग ऑन द सीपीयू। अगर सीपीयू इस टाइम प्रोसेस 2 के पास है तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर प्रोसेस 2 से वो सीपीयू ले सकता है, चाहे उसका काम कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, या वो किसी आईओ के लिए ना जाना चाह रहे तब भी हम उससे सीपीयू ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट ट्रांजिशन होंगे जिसमें प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेट ट्रांजिशंस की अगर हम बात करें, पहला है व्हेन अ प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम न्यू टू दी रेडी स्टेट। अगर एक प्रोसेस न्यू से रेडी में भी जाता है तब भी हो सकता है हमें स्केड्यूलर को कॉल करने की जरूरत पड़े। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। अगेन हमारे पास मेन मेमोरी में है, मेन मेमोरी में अगेन हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं और उनमें से P3 प्रोसेस को हमने दे दिया है सीपीयू। अब P3 प्रोसेस को हमने सीपीयू दे दिया है तो वो चला गया रनिंग स्टेट पे। अब वो अपना काम कर रहा है, वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर रहा है। बट इतने में क्या हुआ, एक प्रोसेस जो है सपोज P6 आपका प्रोसेस है दैट इज मूविंग फ्रॉम द न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। अब वो कहाँ पे आ गया, मेन मेमोरी में। एंड P6 जो है आपका हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है। P6 इज अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, और क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ऑब्वियसली बात है उसको सीपीयू मिलना चाहिए। तो उसको सीपीयू देने के लिए क्या करेंगे, हम P3 से सीपीयू ले लेंगे और उसकी जगह सीपीयू दे देंगे P6 को। और P3 जो है वो रनिंग स्टेट से वापस से चला जाएगा रेडी स्टेट में। अब रेडी में हमारे पास प्रोसेसेस रहेंगे P1, P2, P3 एंड P4। क्यों, क्योंकि P3 से हमने सीपीयू ले लिया और वो सीपीयू दे दिया P6 को, और P3 वापस से कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में। तो जब एक प्रोसेस न्यू से रेडी में जाता है तो भी हो सकता है हमें स्केड्यूलर को कॉल करने की जरूरत पड़े। नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन जहां पे हो सकता है हमें स्केड्यूलर को कॉल करने की जरूरत पड़े दैट इज फ्रॉम वेट टू रेडी स्टेट। नाउ एज्यूम P6 आपका ऑलरेडी प्रोसेस था जो रनिंग स्टेट में था, अब उसको आईओ की जरूरत पड़ी तो P6 कहाँ चला गया, आपका वेट स्टेट में। अब इतने क्योंकि सीपीयू आइडल हो गया, ऑब्वियसली बात है P1, P2, P3, P4 जो अब आपके पास प्रोसेस है उनमें से किसी एक प्रोसेस को आप एलोकेट कराओगे ऑन सीपीयू। तो अब आपने डिसाइड किया कि नेक्स्ट P2 विल बी एलोकेटेड। अब यहाँ पे P2 क्यों आया है, क्योंकि P6 को आईओ की जरूरत पड़ी एंड वो चला गया वेट स्टेट में। और अब क्योंकि सीपीयू आइडल हो गया, सीपीयू शेड्यूलर एक और प्रोसेस को उठा के रनिंग स्टेट में ले आएगा। अब उसने डिसाइड किया है कि P2 प्रोसेस आएगा रनिंग स्टेट में। नाउ P6 का जो भी आईओ का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब काम कंप्लीट हो गया तो P6 कहाँ चला जाएगा, टू दी रनिंग स्टेट। P6 कहाँ चला जाएगा, P6 चला जाएगा टू दी रेडी स्टेट। इस टाइम पे अब कौन कौन से प्रोसेसेस हो गए मेन मेमोरी में, अगर आप इस टाइम पे देखें तो मेन मेमोरी में कौन कौन से प्रोसेसेस हो गए। इस टाइम पे मेन मेमोरी में प्रोसेस हो गए P1, P2 तो इस टाइम सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, P3,
P4 एंड P6 अब वेट से कहाँ चला गया, टू दी रेडी स्टेट। तो आपके पास रेडी में कौन कौन से प्रोसेस हो गए, P1, P3, P4 एंड P6। अब P6 दोबारा से आया रेडी स्टेट में, एंड क्योंकि वो एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है, हम वापस से P2 को प्रीएम्प्ट करेंगे और CPU दे देंगे P6 को, और P2 वापस से चला जाएगा इन दी रेडी स्टेट। तो अगर कोई प्रोसेस वेट स्टेट से भी रेडी स्टेट में जाता है और क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का था, तो हम वापस से स्केड्यूलर को कॉल करेंगे और सीपीयू का जो कंट्रोल है उस प्रोसेस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के पास चला जाएगा। तो जब कोई प्रोसेस वेट से रेडी में भी जाता है तब भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक ऑब्वियस से डिसीजन है, थर्ड डिसीजन इज व्हेन अ प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। तो अगर कोई प्रोसेस रनिंग से रेडी में जाता है, खुद से जा रहा है, कोई नया प्रोसेस नहीं आया रेडी में, बट खुद से रनिंग से रेडी में जाता है, तो ये केस कब होगा, व्हेन टाइम स्लाइस एक्सपायर्स, व्हेन इट्स टाइम स्लाइसेस एक्सपायर्स। मतलब जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि इसको हम डिटेल में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में देखेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज प्रोसेस P6 एग्जीक्यूट हो रहा है, टोटल टाइम यूनिट इज 10 यूनिट्स। ठीक है, टाइम यूनिट है 10, इसको 10 CPU के यूनिट चाहिए। CPU के यूनिट्स अभी आप मिली सेकेंड ले लीजिए, इसको 10 मिली सेकेंड चाहिए ऑन CPU। और हमने क्वांटम डिसाइड किया है या टाइम स्लाइस डिसाइड किया है 2 मिली सेकेंड का। तो 2 मिली सेकेंड का मतलब ये है कि हर एक प्रोसेस मैक्सिमम 2 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा, फिर वो वापस से रेडी में चला जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, वो 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर वो रेडी में चला जाएगा। तो ये P6 क्या करेगा, P6 को 10 यूनिट एग्जीक्यूट होना है, बट जैसे ही वो 2 यूनिट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स उसके बचेंगे 8 यूनिट, वो रनिंग स्टेट से चला जाएगा रेडी स्टेट में। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट प्रोसेस है P7, उसको भी 12 यूनिट एग्जीक्यूट होना था, क्वांटम 2 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा जब तक इसके 10 यूनिट नहीं बचते। तो दैट मीन्स हर एक प्रोसेस CPU पे आएगा और मैक्सिमम 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा और वापस से कहाँ चला जाएगा, रनिंग स्टेट में। तो रनिंग से रेडी में भी जब जाएगा तब भी हमें CPU शेड्यूलर को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम CPU शेड्यूलर को कॉल करेंगे, बट ओनली इन द केस ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करें तो ये तीनों ट्रांजिशन के केस में आप CPU शेड्यूलर को कॉल नहीं करोगे। तो अगर हम इस टॉपिक को समराइज करते हैं, इस टॉपिक में हमने बात की डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब है, अगर किसी प्रोसेस को हमने CPU दिया है तो उस प्रोसेस से हम CPU ले सकते हैं। और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब है, अगर किसी प्रोसेस को हमने CPU दिया है तो हम उससे CPU वापस नहीं ले सकते। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और कुछ एल्गोरिथम्स है जो बाय डिफॉल्ट नॉन प्रीएम्प्टिव होती हैं और कुछ एल्गोरिथम्स है जो बाय डिफॉल्ट प्रीएम्प्टिव होती है। एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स है जो प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है। बट इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही रहेगा कि आप CPU देने के बाद नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में CPU वापस नहीं ले सकते, बट प्रीएम्प्टिव के केस में ऐसा कर सकते हैं। So now we'll do a quick knowledge check.